गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल जहाँ तक हम लोग अपनी क्लास में पढ़े थे उसके आगे का आज हमारा टॉपिक है वैभवपूर्ण क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि इसको वैभवपूर्ण क्रांति कहा क्यों जाता है। इसका कारण ये है कि अमूमन हम लोग देखते हैं किसी भी क्रांति में तमाम तरह की खून खराबे एक हिंसा की घटनाएँ होती हैं, लेकिन इस इंग्लैंड में हुई इस क्रांति में रक्त की एक बूंद भी धरती पर नहीं गिरी और इंग्लैंड में के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन आया। तो क्योंकि इसमें रक्त की कोई बूंद नहीं गिरी, किसी तरह का खून खराबा नहीं हुआ, इसीलिए इस क्रांति को हम इतिहास में वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। वैभवपूर्ण क्रांति की पृष्ठभूमि में हम देखें तो जो शासक है जेम्स जीती, उसके बारे में थोड़ा हम लोग समझ लें। 1885 में जब इंग्लैंड के शासक चार्ल्स जीती की मृत्यु हुई और उसके कोई वैध संतान नहीं थी, इसके कारण उसने अपने भाई जेम्स को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। फरवरी 1885 में जेम्स जीती बड़ी आसानी के साथ गद्दी पे बैठा। यद्यपि 1860 में जेम्स जीती को गद्दी से हटाने के प्रयत्न हुए थे, किंतु 1885 में जब वह राजा बना तो सब तरफ से इंग्लैंड की जनता ने राजभक्ति का परिचय दिया और उसका स्वागत किया। जेम्स जीती के गद्दी पर बैठते ही संसद का अधिवेशन बुलाया गया। संसद में जेम्स जीती द्वारा बुलाई गई संसद में ज़्यादातर सदस्य टोरी दल के थे, जो राजा के दैवीय अधिकारों और राजा के अधिकारों के समर्थक थे, और वो राजा से ये अपेक्षा रखते थे कि वह कानून को बनाने में और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में संसद को महत्व देगा और अपनी गृह और विदेश नीति जो एंग्लिकन चर्च है उसको ध्यान में रखते हुए निर्धारित करेगा। इस संसद ने जेम्स के व्यक्तिगत खर्च के लिए पर्याप्त धनराशि की भी व्यवस्था की, जो पूर्व के शासकों को संसद नहीं दे रही थी, जो एक राजा और संसद के बीच संघर्ष का बड़ा कारण भी था। लेकिन इसको संसद ने पूर्व के शासकों से ज़्यादा व्यक्तिगत व्यय के लिए बजट भी उपलब्ध कराया। जेम्स को संसद ने भारी कर लगाने के भी अधिकार दे दिए थे। इस प्रकार अगर जेम्स चाहता तो टोरी दल के साथ सद्व्यवहार और एंग्लिकन चर्च को ध्यान में रख करके बहुत आसानी से शासन कर सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। इसका कारण संभवतः ये था कि जेम्स जीती जो अपने भाई चार्ल्स के समान योग्यता और दूरदर्शिता इसमें नहीं थी। चार्ल्स में ये विशेषता थी कि वो अपने मनोभावों को संसद के सामने प्रकट नहीं करता था और रहस्य को अपने भीतर ही छुपाए रहता था, और अगर कहीं गलती हो गई तो उसको वो अपने मंत्रियों के ऊपर डाल देता था। लेकिन जेम्स में ये सारे गुण नहीं थे। तो जहाँ चार्ल्स ने 25 वर्ष तक शासन किया, वहीं जेम्स को 3 वर्ष के शासन के बाद ही इंग्लैंड की गद्दी को छोड़कर भागने पर विवश होना पड़ा। अब हम लोग इस वैभवपूर्ण क्रांति के कारणों पर आते हैं। तो हम कारणों में देखते हैं, एक एक कारणों को हम लोग अपने इस व्याख्यान में देखेंगे। उनमें पहला कारण है राजा एवं संसद के बीच संघर्ष। राजा और संसद के बीच संघर्ष के कारणों को या क्रांति के कारणों को जानने के लिए हमें ट्यूडर काल का अध्ययन करना होगा। हेनरी सप्तम द्वारा सामंतों की शक्ति को नष्ट किए जाने के बाद से जो ट्यूडर शासक थे वो निरंकुश हो गए थे। इन ट्यूडर वंश के शासकों ने इंग्लैंड में मध्य वर्ग को प्रोत्साहित किया और इस वर्ग ने उच्च शिक्षा प्राप्त की।
पुनर्जागरण के काल में धर्म सुधार आंदोलनों के कारण मध्य वर्ग अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो चुका था। एलिजाबेथ के शासन के अंतिम वर्षों में मध्य वर्ग द्वारा रानी एलिजाबेथ का विरोध होने लगा, किंतु एलिजाबेथ के अत्यंत कुशल होने एवं विदेश नीति में साधारण सफलता प्राप्त करने के कारण जनता उनका बड़ा सम्मान करती थी। अतः एलिजाबेथ को अपने शासन में किसी प्रकार के संकट का सामना नहीं करना पड़ा। 1603 में इंग्लैंड में स्टुअर्ट वंश की स्थापना हुई। जेम्स प्रथम ने जनता पर अपने दैवीय अधिकारों को थोपने का प्रयत्न किया। जनता ने इसका विरोध किया। फलस्वरूप इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष की शुरुआत हो गई। जेम्स प्रथम तो किसी प्रकार शासन करने में सफल रहा, किंतु चार्ल्स प्रथम को इस संघर्ष का भुगतान करना पड़ा और 1649 में उसे मृत्युदंड दिया गया। क्रामवेल और चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से यह संघर्ष चलता रहा। जेम्स द्वितीय के समय में राजा और संसद के बीच का संघर्ष और तेज हो गया और इसका अंत वैभवपूर्ण क्रांति के रूप में हुआ। इस प्रकार संसद ने राजा के दैवीय अधिकारों के ऊपर विजय प्राप्त। दूसरे कारण को हम देखें जो है जेम्स द्वितीय की निरंकुशता, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जेम्स ने आरंभ से ही निरंकुशता पूर्वक शासन करने का प्रयत्न किया। अपनी अत्याचारी और निरंकुश नीति से जनता में भय और आतंक पैदा करना चाहता था, ताकि वह स्वेच्छाचारी तरीके से अपना शासन कर सके। जेम्स द्वितीय कैथोलिक था और इंग्लैंड की ज़्यादातर जनता प्रोटेस्टेंट थी। जेम्स कैथोलिक धर्म का इंग्लैंड में प्रसार करना चाहता था। इसी उद्देश्य से जेम्स ने लंदन में एक नए गिरजाघर को बनवाया। इसका जनता ने काफ़ी विरोध किया। जेम्स ने मौका पाकर के अपनी सेना की संख्या में वृद्धि की, जिससे कि सेना का भय दिखाकर वो जनता को आतंकित कर सके। जेम्स की सेना में ज़्यादातर कैथोलिक थे। इंग्लैंड की जनता को यह लगने लगा इंग्लैंड में फिर से सैनिक शासन स्थापित हो जाएगा। इंग्लैंड की जनता वहाँ फिर से सैनिक शासन की स्थापना नहीं होने देना चाहती थी, क्योंकि क्रामवेल के टाइम में वह सैनिक शासन का आतंक देख चुकी थी। अतः जेम्स की इस निरंकुश नीति का विरोध करना जनता ने स्वाभाविक समझा। तीसरा कारण है खूनी न्यायालय। व्हिग दल इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय के राजगद्दी पर बैठने का विरोधी था। व्हिग नेताओं ने चार्ल्स के अवैध पुत्र मनमथ को विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। मनमथ ने सेना एकत्र की और स्वयं को या अपने आप को इंग्लैंड का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जेम्स द्वितीय ने सेजमोर नामक स्थान पर मनमथ को हराया और उसको बंदी बनाया। विद्रोहियों के साथ जिन्हें मनमथ का साथ दिया था, उनके साथ बड़ा अमानुषिक व्यवहार किया गया। उन्हें मनमथ को मृत्युदंड दिया। इस न्यायालय को ही खूनी न्यायालय कहा गया, क्योंकि इसमें साधारण अपराध के लिए भी बहुत कठोर दंड दिए गए। तो जनता जो थी इंग्लैंड की, वो जेम्स द्वितीय की इस अत्याचारी और कठोर नीति के कारण उससे घृणा करने लगी। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जेम्स अपनी इस निरंकुश नीति को केवल इंग्लैंड तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि आयरलैंड और स्कॉटलैंड में भी इस नीति को लागू करने का प्रयत्न किया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड में कैथोलिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया। वहाँ जो प्रोटेस्टेंट थे उन पे काफ़ी अत्याचार किए गए, जिसके फलस्वरूप स्कॉटलैंड में अर्ल ऑफ आर्गिल के नेतृत्व में विद्रोह हुआ, लेकिन इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन कर दिया गया। विद्रोहियों को बहुत कठोर सजाएं दी गईं। लगभग 300 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और लगभग 800 लोगों को दास बना करके वेस्ट इंडीज में बेच दिया गया। जेफ्रीज नामक न्यायाधीश ने स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं क्षमा किया।
उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किए गए। इंग्लैंड की जनता के साथ साथ स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जनता भी इन सब कारणों से जेम्स की विरोधी हो गई। इसी प्रकार पुराने कैथोलिक न्यायालयों की स्थापना और इन न्यायालयों द्वारा अत्यंत कठोर नीति के परिणाम स्वरूप जेम्स की बहुत बदनामी हुई। कोर्ट ऑफ हाई कमीशन की स्थापना की गई, जिसमें कैथोलिक धर्म की आलोचना करने वाले व्यक्तियों को लाया जाता था और उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। गिरजाघरों में जो पादरी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उनको उनके पदों से हटा दिया जाता था। इन न्यायालयों की भी जनता ने भर्त्सना की, निंदा की। अगला है टेस्ट नियम की अवहेलना। इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय के समय संसद ने टेस्ट नियम पारित किया। इस नियम के द्वारा केवल एंग्लिकन चर्च के अनुयायी ही सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, अतः कैथोलिकों को सरकारी सेवा से वंचित कर दिया गया। जेम्स द्वितीय स्वयं कैथोलिक मत का अनुयायी था, अतः वो कैथोलिकों को सुविधाएं प्रदान करना चाहता था, किंतु टेस्ट अधिनियम होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पा रहा। जेम्स द्वितीय ने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए राजा के विशेष अधिकारों का प्रयोग करना आरंभ किया। इसी समय गोर्डन के विरुद्ध हेस के मुकदमे में एक न्यायालय ने यह निर्णय भी दिया कि क्योंकि कानून राजा बनाता है, अतः राजा अपने विशेषाधिकारों का उपयोग करके इन कानूनों के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। तो इस कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में जेम्स ने राजा के निलंबन और विमोचन के अधिकारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और इसके आधार पर राजा किसी भी अधिनियम को स्थगित कर सकता था, किसी व्यक्ति को दंड से क्षमा कर सकता था। राजा ने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए टेस्ट अधिनियम को स्थगित कर दिया और कैथोलिकों को राजकीय पदों पे बैठाना शुरू कर दिया। मंत्री, न्यायाधीश, नगर निगम के सदस्य और सेना में भी उच्च पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति की गई। इंग्लैंड की संसद ने जेम्स के इन कार्यों का विरोध किया। उसके पारित नियमों की अवहेलना करना देश के संविधान का अपमान करना था। जेम्स ने संसद के इस विरोध की भी परवाह नहीं की, जिसके कारण जनता में विद्रोह की भावनाएं जागृत होने लगी। अगला कारण विश्वविद्यालयों में हस्तक्षेप। टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करते हुए जेम्स ने विभिन्न उच्च पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त किया। विश्वविद्यालय भी जेम्स की इस नीति से बच के नहीं रह सके। जेम्स ने विश्वविद्यालयों में कैथोलिकों को नियुक्त करना शुरू किया। क्राइस्ट चर्च कॉलेज में एक कैथोलिक अधिष्ठाता के पद पे एक कैथोलिक की नियुक्ति हुई। इसी प्रकार मैगडालेन विद्यालय के सभी शिक्षा अधिकारियों को हटा दिया, क्योंकि उन्होंने जेम्स की इच्छा होते हुए भी कैथोलिक व्यक्ति को अपना सभापति बनाने से मना कर दिया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुलपति को जेम्स ने उसके पद से हटा दिया, क्योंकि उसने कैथोलिक को डिग्री देने से मना कर दिया था, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कुलपति एक कैथोलिक को बनाया गया। इस प्रकार कैथोलिकों का शिक्षा पर आधिपत्य स्थापित करने का जेम्स ने प्रयत्न किया, जिससे प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो था उसको अपने लिए खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उनको लगा कि किसी भी शिक्षा जो केंद्र हैं वहाँ से जो पढ़ के कैथोलिक निकलेंगे तो वो बाहर भी कैथोलिक धर्म का ही प्रचार करेंगे, और इस प्रकार प्रोटेस्टेंट धर्म का नुकसान होगा। तो इसके लिए प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लिए भी जरूरी हो गया कि वो जेम्स द्वितीय की इन नीतियों का विरोध करे। अगला कारण फ्रांस से मित्रता। फ्रांस से मित्रता। फ्रांस के शासक लुई 14वां जो था उस समय, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर छाया हुआ था।
चार्ल्स द्वितीय के समान जेम्स द्वितीय भी लुई 14वें से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। फ्रांस के आर्थिक सैनिक सहायता प्राप्त करके वह इंग्लैंड में अपने निरंकुश शासन को स्थापित करना चाहता था। लुई 14वां क्योंकि कट्टर कैथोलिक था और फ्रांस में वो प्रोटेस्टेंटों पर बहुत अत्याचार करता था, अतः जो इंग्लैंड की प्रोटेस्टेंट जनता थी वो लुई को पसंद नहीं करती थी और ये जेम्स से अपेक्षा भी रखती थी कि वो फ्रांस से दोस्ती या मित्रता न रखे। लेकिन जेम्स अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए फ्रांस से मित्रता रखना आवश्यक समझता था, अतः उसने अपनी जनता की आवाज़ को अनसुना कर दिया। यद्यपि जेम्स की गृहनीति अत्यंत खराब थी, लेकिन उसके पतन का वास्तविक कारण उसकी गृहनीति नहीं बल्कि विदेश नीति थी। वह फ्रांस के स्थान पर हॉलैंड से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो उसे अपना पद छोड़ने पर विवश नहीं होना पड़ता, क्योंकि हॉलैंड एक प्रोटेस्टेंट देश था। अतः उसने मित्रता करने के स्थान पर इंग्लैंड, अगर वो हॉलैंड से मित्रता करता तो जनता की भी सहानुभूति उसको प्राप्त होती, समर्थन प्राप्त होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और ये उसकी एक बड़ी भूल थी और इसका नुकसान भी उसे उठाना पड़ा। अगला कारण है धार्मिक अनुग्रह की घोषणाएं। जेम्स द्वितीय पूर्णतः कैथोलिक तथा इंग्लैंड को एक कैथोलिक देश बनाना चाहता था। इस उद्देश्य के लिए उसने टेस्ट अधिनियम की अवहेलना करके उच्च राजकीय पदों पर कैथोलिकों को नियुक्त किया। जेम्स ने रोम के पोप, जो पूरे कैथोलिक संप्रदाय के प्रमुख माने जाते हैं, उनको भी इंग्लैंड आमंत्रित किया और इंग्लैंड में उनका काफी भव्य स्वागत सत्कार किया। जेम्स ने इसके बाद 1687 ईस्वी में धर्म अनुग्रह की घोषणाएं की, ये प्रथम घोषणा की और इसके तहत 1687 में, जिसके तहत कैथोलिकों और अन्य संप्रदायों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, इस धार्मिक अनुग्रह की प्रथम घोषणा के बाद ही, यहाँ पे ये 1688 होना चाहिए, 1687-88, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। फिर बहरहाल ये 1687 है और ये 1688, तो इसको हम करेक्शन यहाँ नहीं होगा तो आप लोग कर लीजिएगा। 1688 में उसने धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा की और इस घोषणा द्वारा समस्त धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा जेम्स द्वितीय ने वर्ग तथा धर्म का पक्षपात किए बिना प्रत्येक व्यक्ति को राजकीय पद प्रदान करने की सुविधा दी। प्यूरिटनों को जेम्स ने अपने पक्ष में करना चाहा, किंतु प्यूरिटनों ने जेम्स की सरकारी ने नौकरियां देने के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। जेम्स के इस कार्य से प्रोटेस्टेंट बहुत क्रोधित हुए और उनमें क्रांति की भावना प्रबल। अगला कारण है 7 पादरियों को बंदी बनाना। जेम्स द्वितीय ने आदेश दिया कि धार्मिक अनुग्रह की द्वितीय घोषणा को प्रत्येक रविवार को जो चर्च में प्रार्थना होती है उसमें उनको पढ़ा जाए। इसका मतलब ये था कि पादरी अपने धर्म और इच्छा के विरुद्ध जाकर के इस घोषणा को पढ़ते, या तो कि वो अगर नहीं पढ़ते तो राजा की आज्ञा का अवहेलना करते। अंत में कैंटरबरी के आर के विरुद्ध सेनक्रोफ्ट, जो एक उग्रवादी टोरी और राजा के दैवीय अधिकारों का समर्थक था, इस संबंध में अपने 6 साथियों से परामर्श किया और एक प्रार्थना पत्र राजा को प्रस्तुत किया, जिसमें उसने निवेदन किया कि राजा अपनी घोषणा को पढ़ने के आदेश को वापस ले ले और पुराने नियमों को तोड़ने की जो उसने नीति अपना रखी है उस नीति को त्याग कर दे। इस पत्र के अंत में यह भी लिखा गया
कि हम राजा की आज्ञा का अवहेलना नहीं करना चाहते, वरन राजा ही देश के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। जेम्स ने पादरियों का इस तरह का बात रखना, जेम्स ने अपना अपमान समझा और उसको समझा कि ये विद्रोही हो गए हैं, अतः इन पादरियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उनको लंदन के टावर में बंदी बनाया। लेकिन इंग्लैंड की जनता जब इन पादरियों को देख रही थी कि उनको टावर में बंदी बनाने के लिए जाया जा रहा है, तो वो क्रांति के लिए तैयार हो गई। किंतु जब इन पादरियों को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, तो उन न्यायाधीशों ने इन पादरियों को अपराध मुक्त घोषित कर दिया। जनता ने पादरियों की मुक्ति पर सभी जगह प्रसन्नता व्यक्त की और उल्लास में, जनता के इस उल्लास में सेना ने भी भाग लिया। अगला कारण, जेम्स द्वारा जनता की शक्ति को न समझ पाना। जेम्स को ये भ्रम था कि जनता को शक्ति से डरा करके, भयभीत करके वो स्वेच्छा से शासन कर सकता है। जेम्स द्वितीय को इतिहास से सबक लेना चाहिए और उसको ये नहीं भूलना चाहिए था कि जनता ने चार्ल्स प्रथम के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके किस प्रकार चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दिलवाया था। जेम्स के लिए आवश्यक था कि वह जनता की भावना को परखता और चार्ल्स द्वितीय के समान शासन करता, किंतु उसने जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य किया और जनता की इच्छा को समझ पाने में वो सक्षम नहीं रहा। और लास्ट कारण हम देखते हैं इस वैभवपूर्ण क्रांति का, जेम्स द्वितीय के पुत्र का जन्म। अब ये कारण मज़ेदार आपको लग रहा होगा, क्योंकि किसी के पुत्र का जन्म किसी क्रांति का कारण कैसे हो सकता है। आमतौर पर पुत्र का जन्म खुशी की बात होती है, किसी भी संतान का जन्म खुशी की बात होती है, लेकिन जेम्स द्वितीय के लिए अच्छी बात नहीं सिद्ध हुई। वो किस तरह हम देखते हैं। जेम्स की प्रथम पत्नी से 2 पुत्रियां थी, मैरी और एन। उनका नाम था मैरी और एन। ये दोनों ही प्रोटेस्टेंट मत के मानने वाले थे। तो जनता का विचार था कि जेम्स के क्योंकि पुत्र कोई नहीं है, तो इसकी मृत्यु होगी, तो इसकी जो बड़ी बेटी है मैरी और जो प्रोटेस्टेंट मत की है वही शासिका बनेगी, तो फिर से हम लोग को प्रोटेस्टेंट मत के अनुयायियों को सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी। लेकिन भाग्य में कुछ और लिखा था। 10 जून 1858 को जेम्स द्वितीय की दूसरी पत्नी मोडेना ने पुत्र को जन्म दिया। जेम्स की पुत्र की प्राप्ति उसके लिए बहुत भयानक साबित हुई, क्योंकि जनता को ये विश्वास हो गया कि जेम्स अपने पुत्र को कैथोलिक शिक्षा देगा और हम प्रजा को कैथोलिक अत्याचारों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। जनता जेम्स द्वितीय के विरुद्ध क्रांति करना आवश्यक समझने लगी। साउथगेट एक इतिहासकार हैं, उन्हें लिखा भी है, यद्यपि जेम्स के पतन के कारणों के लिए उसके शासनकाल में किए गए अनेक कार्य उत्तरदायी हैं। उसने सदैव जनता की इच्छा के विरुद्ध शासन किया, असंवैधानिक तरीके से निलंबन और विमोचन के अधिकारों का प्रयोग किया, धार्मिक न्यायालयों की स्थापना करके कानूनों को भंग किया, गिरजाघरों, विश्वविद्यालयों पर आक्रमण करके पादरियों और टोरियों को नाराज किया, 7 पादरियों को बंदी बनाया, ना तो और भी अत्याचारपूर्ण था। शक के द्वारा स्वेच्छाचारी बनना चाहा, किंतु इन सब के होते हुए भी यदि उसके पुत्र ना हुआ होता तो इस बात में संदेह है कि यह क्रांति शायद नहीं हुई होती। अब हम लोग आते हैं कि कारण हमने देख लिया। अब इस वैभवपूर्ण क्रांति में कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई। तो जिस दिन 7 पादरियों को मुक्त किया गया, उसी रात को एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें पादरी, टोरी और भी सभी दल के लोगों ने भाग लिया। इस सभा में निर्णय लिया गया कि जेम्स द्वितीय के जो दामाद हैं विलियम ऑफ ऑरेंज, जो कि हॉलैंड के शासक भी हैं, तो इंग्लैंड जेम्स को हटा करके उसको जो है इंग्लैंड की गद्दी के लिए बुलाया जाए। इस निर्णय के अनुसार विलियम को निमंत्रित किया गया।
विलियम जो हॉलैंड का शासक था उस समय, क्योंकि फ्रांस के साथ युद्ध में व्यस्त था और फ्रांस की तुलना सॉरी हॉलैंड की तुलना में फ्रांस बड़ा देश था, शक्तिशाली था, तो इस आमंत्रण को विलियम ने एक मौके की तरह देखा और इसका फ़ायदा उठाने का उसने सोचा। और क्योंकि वो फ्रांस के विरुद्ध इंग्लैंड की मदद से अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता था, अतः विलियम इंग्लैंड आने के लिए राजी हो गया। फ्रांस के शासक लुई 14वें ने जेम्स को इस खतरे से अवगत कराया, अतः जेम्स ने अपनी नीति में परिवर्तन किया और अपने जो कृत्य थे उनको पलटना शुरू किया। जैसे धार्मिक न्यायालयों को भंग कर दिया गया, जिन गिरजाघरों, विश्वविद्यालयों, न्यायालयों, नगर निगमों या सेना के अधिकारियों को उनके पदों से हटाया गया था, उन्हें फिर से उनके पदों पर नियुक्त किया गया। प्रोटेस्टेंटों को भी ऊंचे पद दिए गए, लेकिन अपनी गलती का एहसास जेम्स ने देरी से किया और तब तक वो जनता का विश्वास खो चुका था। इस बीच हॉलैंड के शासक विलियम ऑफ ऑरेंज 15,000 की अपनी सेना के साथ 1688 में टोरबे के बंदरगाह पे उतरे। विलियम ने इंग्लैंड आगमन के समय जिस समय विलियम इंग्लैंड आया तो उस समय इंग्लैंड के शासक जेम्स द्वितीय की स्थिति उसकी तुलना में अच्छी थी। जेम्स की सेना भी संख्या में ज़्यादा थी और ऐसे में यदि जेम्स एक स्वतंत्र संसद के निर्वाचन और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने की आश्वासन देता तो हो सकता है यह क्रांति शायद ना हुई होती, क्योंकि इंग्लैंड की जनता प्रतिक्रियावादी विलियम की अपेक्षा शायद जेम्स का ही समर्थन करती, किंतु जेम्स ने ऐसा कुछ नहीं किया। उधर विलियम अपनी सेना को लेकर के लंदन की ओर बढ़ा, जेम्स भी अपनी सेना के साथ उसका सामना करने के लिए बढ़ा, लेकिन रास्ते में ही जेम्स की सेना और उसके समर्थक उसका साथ छोड़ने लगे, यहाँ तक कि उसका जो बहुत विश्वस्त सेनापति था जॉन चर्चिल और उसकी छोटी लड़की एन थी, वो भी उसका साथ छोड़ करके विलियम से जा मिले और इस प्रकार जेम्स की सेना छिन्न भिन्न हो गई। जेम्स बड़ा निराश हुआ और निराशा में उसने कहा कि ईश्वर दया करे, मेरे अपने बच्चे ही मेरा साथ छोड़ चुके हैं। ऐसी निराशा भरी स्थिति में जेम्स 23 दिसंबर 1688 को अपनी राजमोहर को टेम्स नदी में फेंक करके फ्रांस भाग गया और इस प्रकार बिना रक्त की एक बूंद बहे इंग्लैंड में क्रांति हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया और इसे ही हम वैभवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस क्रांति का क्या महत्व है इंग्लैंड की राजनीति में और यूरोप की राजनीति में। तो ये क्रांति बहुत शांत तरीके से बिना खून खराबे के संपन्न हुई, लेकिन इंग्लैंड की राजनीति में इसका बहुत महत्व है। एक लंबे समय से इंग्लैंड की संसद और राजा के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसके हम अगर कारणों को देखें तो उसमें 3 प्रमुख कारण थे। पहला ये था कि राजा और संसद में किसके अधिकार सर्वोपरि हैं, इस चीज़ का निर्णय होना था। दूसरा, इंग्लैंड के चर्च का स्वरूप क्या हो, वो कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, ये। और तीसरे की जो राज्य के मंत्री हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी हैं, राजा के या संसद के, अथवा नागरिक स्वाधीनता की रक्षा, नियमों को बनाना और कर लगाने का अधिकार किसको है, देश की गृह और विदेश नीति किसकी इच्छा से चलनी चाहिए, संसद की या राजा की। ये राजा और संसद के बीच संघर्ष के मुद्दे थे। तो इस क्रांति ने इन लगभग सभी मुद्दों का हल निकाला और इससे जो निष्कर्ष निकल के आए उनमें ये थे कि राजा और जो
परिणाम जो हुआ इसका कि राजा और संसद के बीच जो संघर्ष चल रहा था वो समाप्त हुआ। क्रांति ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि राजा के जो दैवीय अधिकारों की मान्यता है, अब जनता जागरूक हो चुकी है और उसको अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता, कानून बनाना, कर लगाना, ये सब माना गया कि ये संसद के अधिकार हैं और राजा अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य की विदेश नीति और गृह नीति के निर्धारण में भी संसद से परामर्श लेना आवश्यक होगा। प्रोटेस्टेंट धर्म को इंग्लैंड में मान्यता मिली और चर्च पर से राजा का जो प्रभाव था वो अब समाप्त हुआ। लोकप्रिय सरकार की जो आरंभ होता है इस क्रांति के बाद, सत्ता निरंकुश राजाओं के हाथ से निकल करके अब संसद के हाथ में आ गई और जहाँ ये सारे लाभ हुए, वहीं दूसरी तरफ जो पहले फ्रांस और इंग्लैंड के बीच राजाओं के बीच मित्रता थी, अब क्योंकि हॉलैंड का राजा और मेरी संयुक्त रूप से इंग्लैंड में शासक हो चुके हैं और हॉलैंड के शासक की शत्रुता फ्रांस के साथ है, अतः अब इंग्लैंड की शत्रुता भी फ्रांस के साथ हो गई। तो इस वैभवपूर्ण क्रांति का इंग्लैंड के हम देखें कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्रों में क्या प्रभाव हुआ। संसद और राजा के बीच संघर्ष के जो मुद्दे थे उनका समाधान हुआ। तो इसके प्रभाव में ये सारी बातें हम कह सकते हैं। और इस क्रांति के बाद ही हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट पारित हुआ, जिसका कि बड़ा महत्व है इतिहास में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम लोग किसी दूसरे मुद्दे पर आगे जो आपके पाठ्यक्रम में है उस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।